हम एक ऐसी आलमी सतह की सियासी ट्रेजेडी की कड़ियां जोड़ेंगे जिसका आगाज बिल्कुल इसी अफरा तफरी के मरकज से होता है। जरा मंजर तसव्वुर करें रावलपिंडी के लियाकत बाग की वो सर्द दिसंबर की शाम। चारों तरफ एक जबरदस्त जश्न का समा है। हजारों लोग जोश खरोश से नारे लगा रहे हैं और उनके बीचों बीच एक सफेद लैंड क्रूजर इंतहाई सुस्त रवि से आगे बढ़ रही है। गाड़ी की सनरूफ खुलती है, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बाहर आता है, कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक उठती हैं, लेकिन फिर अचानक 3 गोलियां चलती हैं, एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है और वो पुरजोश शाम हमेशा के लिए तारीख हो जाती है। इस हौलनाक सदमे के बाद हमारे ज़हनों में सबसे पहला सवाल यही उभरता है कि क्या यह सब महज एक अचानक होने वाला सानेहा था या फिर कई महीनों से इसकी बाकायदा मंसूबाबंदी की जा रही थी। आइए इन वाक़यात की टाइमलाइन को समझते हैं जो इस सदमे की वजह बने। पहला हिस्सा 8 साला जिला वतनी का खात्मा। अगर हम इन वाक़यात को जोड़ें तो अक्टूबर 2007 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज से शुरू होने वाला यह सफ़र बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। ये वो वक्त था जब 8 साला तवील जलावतनी अपने अंजाम को पहुंच रही थी। दुबई से रवानगी 18 अक्टूबर को कराची में आमद और फिर सीधा दिसंबर में रावलपिंडी का वो आखिरी जलसा। ये महज चंद महीनों का सफ़र था, लेकिन इन 3 बड़े शहरों में होने वाले वाक़यात किस तरह एक ख़तरनाक जाल की तरह आपस में जुड़े हुए थे, ये समझना वाकई बहुत अहम है। और इस सारी सियासी गहमा गहमी के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के साथ होने वाला NRO यानी नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। अब इस मुआहदे को लेकर लोगों की आरा बिल्कुल बटी हुई थी। कुछ हलकों का मानना था कि ये जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए एक इंतहाई ज़रूरी कदम था, जबकि नाक़िदीन का कहना था कि ये महज ताकतवर और जुड़े हुए सियासी मफादात का खेल हैं। हम यहाँ किसी एक राय की हिमायत नहीं कर रहे, मगर इतना ज़रूर है कि इस एक मुआहदे ने मुल्की सियासत का रुख बदल कर रख दिया और हालात की संगीनी में बेपनाह इजाफा कर दिया। दूसरा हिस्सा कराची का तारीखी इस्तकबाल और एक अचानक हमला। 18 अक्टूबर का दिन जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो तारीखी इस्तकबाल तो सबको याद होगा। आसमान पर सुर्ख, सब्ज और स्याह परचम लहरा रहे थे, गुलाब की पत्तियां निछावर हो रही थीं और सड़कों पर आवाम का एक ना खत्म होने वाला समंदर था। एक खसूसी बुलेट प्रूफ ट्रक इस बेपनाह हजूम में बिल्कुल रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब हुआ और कारसाज का इलाका करीब आया, माहौल में एक अजीब सी बेचैनी, एक टेंशन महसूस होने लगी। और फिर अचानक 2 जोरदार धमाकों ने इस पूरे हुजूम को हिलाकर रख दिया। इस कारसाज हमले के नतायज बेहद तबाहकुन थे। इस्तकबाल के लिए आने वाले बेशुमार लोग इसका निशाना बने। खुशकिस्मती से बेनज़ीर भुट्टो इस वक्त गाड़ी के बुलेट प्रूफ हिस्से में मौजूद थीं, इसलिए महफूज रहीं। लेकिन इस वाक़े ने फ़ौरन एक खतरे की घंटी बजा दी। क्या खतरा वाकई टल चुका है या ये किसी बहुत बड़े तूफान की सिर्फ शुरुआत है? तीसरा हिस्सा मुसलसल खतरात के बावजूद इंतखाबी मुहिम का जारी रहना। इस खौफनाक हमले के बाद यूं समझिए कि पूरा मुल्क सोग में था। जली हुई गाड़ियां और सड़कों के मनाजिर चीख चीख कर बता रहे थे कि खतरा सर पर मंडला रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद एक हैरत अंगेज और गैर मुतज़लज़िल अज़्म देखने को मिला। इंतखाबी मुहिम का थका देने वाला सिलसिला एक शहर से दूसरे शहर तक चलता रहा, यहां तक कि इस्लामाबाद में अफगान सदर हामिद करज़ई के साथ सिक्योरिटी के हवाले से आला सतही बातचीत और वाज़े अलर्ट्स के बावजूद कैंपेन का शेड्यूल बिल्कुल नहीं बदला गया। खतरात के साए में भी अवाम के दरमियान रहने का फैसला अटल था। चौथा हिस्सा रावलपिंडी का वो आखिरी जलसा। अब ये जो हतमी पड़ाव था, ये कोई आम जगह नहीं थी। लियाकत बाग रावलपिंडी का ये वही तारीखी और बदकिस्मत पार्क है जहां 1951 में पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान को कत्ल किया गया था। ये मकाम और इसकी वो तारीख जैसे आने वाले हौलनाक वाक़यात की एक खामोश लेकिन भयानक पेशीनगोई कर रही थी। तो अब हम वापस उसी सनसनीखेज लम्हे पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। शाम के 5:14 जलसा खत्म हो चुका है। सफ़ेद लैंड क्रूज़र आहिस्ता आहिस्ता मेन गेट की तरफ बढ़ रही है। बाहर मौजूद हुजूम के जोश को देखते हुए फैसला किया जाता है कि सनरूफ से बाहर निकलकर उनका जवाब दिया जाए। एक सफ़ेद दुपट्टा सर्द हवा में लहराता है और बदकिस्मती से ये उनकी ज़िंदगी के आखिरी अवामी लम्हात बन जाते हैं। इसके बाद जो हुआ वो इंतहाई तेज़ और अफरा तफरी से भरा था। खुशी से नारे लगाते हुए हुजूम के बिल्कुल बीच में से एक शख्स तेजी से आगे निकलता है। फायरिंग की आवाजें गूंजती हैं और उसी लम्हे एक जोरदार धमाका होता है। हर तरफ सिर्फ धुआं, चीखें और भगदड़ मचा जाती है। और फिर शुरू होता है रावलपिंडी जनरल अस्पताल की तरफ वो बेताबाना और दिल दहला देने वाला सफ़र, जहां सायरन बज रहे हैं और वो सफ़ेद गाड़ी ट्रैफिक को चीरती हुई आगे निकलने की कोशिश कर रही है। पांचवां हिस्सा, एक ऐसा मुअम्मा जो आज तक हल ना हो सका।
اس شام جیسے ہی انتقال کی خبر آئی اور تھوڑی دھول بیٹھی، تنازعات کا ایک نیا اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان میں سب سے پہلا اور سب سے حیران کن مسئلہ تھا جائے وقوع کو فوراً دھو دینے کا فیصلہ۔ جی ہاں، دھماکے کے فوراً بعد اس پورے علاقے کو پانی سے دھو دیا گیا۔ اس ایک عمل نے مستقبل کی تمام تحقیقات پر سوالیہ نشان لگا دیا، کیونکہ انتہائی قیمتی فورینزک شواہد وہیں بہہ چکے تھے، اور یہ اقدام آج تک تحقیقات کے حوالے سے تنقید کا سب سے بڑا نشانہ ہے۔ پھر موت کی اصل وجہ کے حوالے سے بھی بالکل متضاد نظریات سامنے آئے۔ ایک طرف سرکاری حکام کا دعویٰ تھا کہ دھماکے کی شدت سے ان کا سر سن روف کے لیور سے ٹکرایا، جو جان لیوا ثابت ہوا۔ دوسری طرف عینی شاہدین اور دیگر سیاستدانوں کا اصرار تھا کہ موت براہ راست فائرنگ یا دھماکے کی زد میں آنے سے ہوئی۔ یہ وہ بنیادی اختلاف ہے جس پر آج تک دونوں فریقین اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بین الاقوامی تحقیقات بھی کی گئیں۔ برطانوی ماہرین اور اقوام متحدہ کی ٹیموں نے سیکیورٹی کے انتظامات اور ان خامیوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا، لیکن اتنے وسیع اور تفصیلی جائزے کے باوجود تاریخی ریکارڈ میں کئی بڑے خلا باقی رہ گئے، اور آج تک اس کیس پر کوئی ایک متفقہ نتیجہ سامنے نہیں آ سکا۔ لہٰذا اس سارے تجزیے کا سب سے اہم اور چبھتا ہوا پہلو یہی ہے کہ ہم ان بڑے سوالات کو دیکھیں۔ آخر اس سب کے پیچھے اصل ماسٹر مائنڈ تھا کون، اور کیا بہتر سیکیورٹی اور بروقت فیصلوں سے اس خوفناک سانحے کو روکا جا سکتا تھا؟ یہ وہ سلگتے ہوئے سوالات ہیں جن پر مورخین اور تجزیہ کار آج بھی پوری شدت سے بحث کرتے ہیں۔ 28 دسمبر 2007 کو گڑی خدا بخش میں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں ہونے والی تدفین نے بظاہر ایک باب تو ختم کر دیا، لیکن اپنے پیچھے کبھی نہ ختم ہونے والے سوالات چھوڑ دیے۔ اتنے برس گزر گئے، حکومتیں بدل گئیں، تحقیقات ہوئیں، لیکن وہ شام آج بھی ایک پراسرار معمہ بنی ہوئی ہے۔ واقعی شاید لیاقت باغ کی سرد ہوائیں آج بھی ان سوالوں کا جواب تلاش کر رہی ہیں۔